दोस्तों, एक ऑनलाइन जोक के रूप में शुरू हुआ एक मूवमेंट कैसे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक पहुंच गया। हम लोग बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उस मूवमेंट की जिसने न सिर्फ दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जबकि भारतीय युवाओं को भी सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और यह आंदोलन कुछ इस तीव्रता का था कि इसने सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर किया और अपनी डिमांड्स मनवाई। धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन इसी मूवमेंट के फलस्वरूप हमको देखने को मिलता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का इवोल्यूशन हुआ बहुत ही कम समय में, और कैसे बदलाव अब हमको देखने को मिल सकते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली में। आइए समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्टोरिकल एनालिसिस के जरिए, और किस तरीके से ये जो मूवमेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसकी क्रोनोलॉजी में। आप जानते हैं कि मूवमेंट की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ चिंगारी का भड़कना बहुत जरूरी है, और चिंगारी भड़काई किसने? नीट के पेपर के लीक ने, जो इस बार फिर से होता है। मई 2026 में जब पहली बार नीट का पेपर हुआ तो वो लीक हो गया, और इस बार युवा तैयार थे आंदोलित होने के लिए। और इसी बीच जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने भी भारतीय युवाओं के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उसी शब्द के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बना दी। उन्होंने भारत के युवाओं को कॉकरोच करके भी संबोधित किया था। राइट, और कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म इस तरीके से होता है ऑनलाइन, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो शुरुआत होती है इसके मई 2026 में नीट के पेपर के लीक के साथ। लेकिन मामला सिर्फ नीट पेपर के लीक के होने का नहीं है। ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उनके पेपर भी समय समय पर लीक हुए हैं। चाहे वो उत्तराखंड के यूके SSS वाला पेपर हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, ऐसे पेपर लगातार लीक होते रहे, और युवाओं का जो भरोसा था उन संस्थाओं पर एग्जाम करवाती हैं वो धीरे धीरे टूट रहा था। राइट, मई जून में हम देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होती है ऑनलाइन। इस मूवमेंट को साथ मिलता है सोनम वांगचुक जी का, जिन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। और ये हंगर स्ट्राइक पीसफुल चल भी रही थी 21वें दिन तक, अब इनको सुबह सुबह पुलिस ने सिविल ड्रेस में जाकर उठा लिया, और इस आंदोलन में फिर से एक नई गति हमको देखने को मिलती है। युवा आक्रोश में आ गए और आंदोलित भी हो गए। 1000 मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट, नेशनल डिबेट ऑन गवर्नेंस कंटिन्यूड। और अभी भी इस तरीके से ये मूवमेंट हमको देखने को मिला। इसमें बहस अभी भी जारी है, और आने वाले लंबे समय तक ये बहस जारी रहेगी और भारत की राजनीति को प्रभावित भी करेगी। अब हम बात करते हैं दो चीजों की। एक तो होता है मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, अचानक से क्या हो गया। तो जैसे कि आपको 1857 की क्रांति याद होगी, उसकी शुरुआत में जो इमीडिएट कॉज माना जाता है वो क्या था? एनफील्ड राइफल, उसकी कार्ट्रिज जिसमें मिक्स करी गई थी गाय और सुअर की चर्बी एडेसिव के रूप में, उसने चिंगारी का काम किया था। लेकिन गुस्सा तो बहुत पुराना था। 100 साल की पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने अडॉप्ट करी थी भारतीयों के खिलाफ, वो गुस्सा मौजूद था। तो उसमें ट्रिगर किसकी वजह से मिला था? उस एनफील्ड राइफल की वजह से। यहां पर ट्रिगर किसकी वजह से मिलता है? नीट पेपर लीक की वजह से। और नीट पेपर लीक को सिर्फ नीट पेपर मत मानिए, और भी कई सारे पेपर थे जो समय समय पर लीक हो रहे थे। मौजूदा सरकार के समय में SSC वाले एग्जाम भी सही ढंग से कंडक्ट नहीं हुए। CBSE बोर्ड में भी इस बार हमने देखा कि किस तरीके से मार्किंग करी गई थी। तो ये तमाम प्रकार का जो आक्रोश था, ये एक ही पॉइंट पर जाकर हमको देखने को मिलता है। सारा गुस्सा एक ही जगह जाकर कन्वर्ज हो जाता है। दिस वॉज द मेजर पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट। अगर हम डीपर एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जो ट्रस्ट है वो थोड़ा ब्रेक होता है, और यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक खास किस्म का फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, ये सब भी हमको देखने को मिलता है इस आंदोलन में। आपने पिछले दिनों वीडियो क्लिप्स में, सोशल मीडिया में कई प्रकार की चीजें, जंतर मंतर से तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी कि कैसे पुलिस मारपीट कर रही थी, लाठियां भांज रही थी, और बदले में युवा भी रुक नहीं रहे थे, और तमाम प्रकार के व्यंग्य सरकार के खिलाफ दागे जा रहे थे बिना डरे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। देखिए, अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना करी थी अभिजीत दीपके ने, जो कि अमेरिका में रहते हैं। राइट, एक पॉलिटिकल सटायर के रूप में इस्तेमाल किया गया था इसको, कॉकरोच जनता पार्टी। और उन दिनों जैसे इसकी स्थापना करी गई थी तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इस पार्टी का हिस्सा बन चुके थे। मिलियन ऑफ फॉलोअर्स वाज देयर। तो इस मूवमेंट में हम देखते हैं कि इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? एजुकेशन रिफॉर्म चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, फोस्टरिंग ब्रॉडर सिविक डायलॉग ऑन यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स। वे संस्थाएं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उनको ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। सरकार को दखल देना होगा कि ये ऐसे ही हर साल एग्जाम हो जाए और लोगों को कुछ एहसास ही ना हो कि पेपर लीक भी हो चुका है। तो अब ये सब नहीं चलने वाला। आज के इंफॉर्मेशन युग में ये सारी चीजें अब ज्यादा लंबे समय तक छिपाई नहीं जा सकती। इसी का नतीजा है कि कैसे पेपर लीक का हर बार हमको पता चल जाता है। क्या पता पूर्व के वर्षों में, चाहे वो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, कई बार पेपर लीक हुआ हो। तो थैंक्स टू आवर टेक्नोलॉजी, राइट,
अब कुछ डिस्टिंक्शंस के बारे में पता लगाते हैं। जो प्रोटेस्ट का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, और सोशल मूवमेंट जो कैरेक्टर था वो कैसा था। ये जो प्रोटेस्ट का जो कैरेक्टर था वो था, इट वाज फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ पॉलिसी डिसीजन, शॉर्ट टर्म एंड ऑफन स्पॉन्टेनियस नेचर होता है, मे डिसॉल्व वंस अ स्पेसिफिक डिमांड इज मेट। यदि उस दौरान जिस समय सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में बैठे थे, बात अगर मान ली गई होती सरकार के द्वारा, तो हो सकता है कि इतना बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिलता ही नहीं। किसान मूवमेंट के बाद मौजूदा सरकार में यह सबसे बड़ा मूवमेंट माना जा रहा है। इनफैक्ट जानकारों की अगर हम माने तो ये किसान मूवमेंट से भी एक बड़ा आंदोलन था। पहली बात तो इसका कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं था, कोई एक चेहरा नहीं था इस मूवमेंट का पॉलिटिकल। तो ये इल्जाम लगाना कि दूसरी पार्टियां इस मूवमेंट का लाभ उठाएंगी आगे चल के, ऐसा कुछ खास साबित हुआ भी नहीं। और शायद यही, अगर हम जानकारों की बात माने कि इसका कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत हुई, सबसे बड़ी ताकत यही साबित हुई। सोशल मूवमेंट कैरेक्टर क्या होता है? इट सीक्स ब्रॉडर पॉलिटिकल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, लॉन्ग टर्म, सस्टेन्ड ओवर टाइम विद ऑर्गेनाइज्ड पार्टिसिपेशन, इट डेवलप्स वाइडर पब्लिक नेटवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल गोल्स। तो ये सारे डिस्टिंक्शंस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। GS2 में आ सकता है, एथिक्स के पेपर में आ सकता है। तो ये मूवमेंट सिर्फ मूवमेंट नहीं है, एग्जाम के लिए भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ध्यान देंगे इस चीज का। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल एक्टिविटीज की, जो गांधी जी के अगुवाई में मूवमेंट हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान पढ़े हैं। एग्जाम्पल उठाया गया है दांडी मार्च का। इसका जो लेसन हो गया सिंप्लिसिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द मास मोबिलाइजेशन। आपको पता ही होगा कि गांधी जी की जो टेक्निक थी मास मोबिलाइजेशन की, वो किस तरीके से बाकी नेताओं से काफी अलग थी। गांधीयन मूवमेंट वॉज टोटली डिफरेंट अगर हम कंपेयर करें उसका पिछले मूवमेंट से, राइट। गांधी ताकत मानते थे किस चीज को? मास मोबिलाइजेशन को, बिना हथियार उठाए, और सरकार को बिना हथियार उठाए कैसे पंगु बनाया जाए, कैसे पैरालाइज किया जाए। ये जो टेक्निक थी ये जरूर नई टेक्निक थी उस समय, और इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म्ड सिंगल सिंपल इश्यू द सॉल्ट टैक्स इनटू नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंट डिसिप्लिन एंड सिंबॉलिक रेजोनेंस। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। गांधी जी से सीख आपको लेनी पड़ेगी, हिस्ट्री में बार बार आपको झांक कर देखना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं जो पहले की जा चुकी हैं। इसलिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, राइट। अब सक्सेसफुल मूवमेंट की अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। कोई भी सफल आंदोलन हो, इसके लिए 7 मेजर पॉइंट्स हैं, और वो है क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी आंदोलन का विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य से आंदोलन चलाया जा रहा है उसी पे टिके रहना सबसे खास बात है। क्रेडिबल लीडरशिप, लीडरशिप होनी चाहिए। फिलहाल इस मूवमेंट में हमको एक लीडर नहीं दिखता। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर काफी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए उसका। सस्टेन्ड ड्यूरेशन, लंबे समय तक टिका रहे, और बड़े स्तर पर इसको जनता का सहयोग भी मिलना चाहिए, और पीसफुल मेथड्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, इत्यादि। इस प्रकार के अगर की फीचर्स आपके मूवमेंट में हैं तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू था एजुकेशन रिफॉर्म वाला, उससे ये टस से मस नजर नहीं आया, और शायद यही वजह थी कि आपको एक बहुत बड़ा हुजूम हमको देखने को मिलता है इस मूवमेंट के दौरान जंतर मंतर में। ऑब्जेक्टिव स्कोर कार्ड अगर हम चेक करें किसका, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर इश्यू, फोकस ऑन एजुकेशन रिफॉर्म एंड एग्जाम इंटीग्रिटी, तो बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला, बिल्कुल मिला। वाइड स्प्रेड मल्टी स्टेट स्टूडेंट एंगेजमेंट पूरी तरीके से दिखाई दिया। लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अभी भी ऐसा कोई एक चेहरा इस मूवमेंट का नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 चेहरों के नाम नहीं रह सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अभिजीत दीपके का। तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में इसको क्या मार्क्स दिए जाएं या क्या कहा जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इसका फ्रेमवर्क अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। ड्यूरेशन एंड पॉलिसी इंपैक्ट अभी भी ऑनगोइंग है। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल आउटकम टू बी सीन, देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस मूवमेंट का क्या असर हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी भी इसको हम क्या कहेंगे, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। यही इसका क्या है, करंट स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किस अधिकार के बेस पर यह मूवमेंट बढ़ा। जाहिर सी बात है, भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो ये राइट हमको कहीं और से नहीं, संविधान से ही मिला। राइट्स वर्सेस रेस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19(1) के बारे में आप जानती हैं। इट गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन।
आर्टिकल 90 का सेकंड और थर्ड क्लॉज, सब्जेक्ट राइट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी। विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है लेकिन सीमाओं में रहते हुए, राइट। तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो ये जो आंदोलन हमको देखने को मिला, क्या उसकी कोई रेलेवेंसी इस एग्जाम के लिए है? बिल्कुल है। GS1, GS2, GS4 और एसए के पेपर में भी इसके कुछ, है ना, कुछ फीचर्स, फैक्टर्स देखने को मिल सकता है। गवर्नेंस के लिए ये 95% रेलेवेंट टॉपिक है। GS1 में अगर सोसाइटी की बात करें तो ये 80% रेलेवेंसी दिखा सकता है। एथिक्स की अगर बात करें तो भी वहां पर भी 75% रेलेवेंट है। और एसए पेपर की अगर हम बात करें तो लगभग 88% रेलेवेंसी आपको इस आंदोलन की यूपीएससी की तैयारी में देखने को मिलेगी। तो मान के चलिए कि ये जो आंदोलन हुआ है इसने सिर्फ आम जनता के लिए ही आंखें खोलने वाला काम नहीं किया, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी इस मूवमेंट को जरा गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पेपर्स में कवर होने वाली हैं, राइट। कंक्लूजन एंड एनालिसिस, इसका लास्ट पेज। तो मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगा आपके सामने। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन नॉट मेरली बाय इलेक्शंस बट बाय इन्फॉर्म्ड सिटीजंस एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सिर्फ इलेक्शन ही काफी नहीं है डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, लोगों की भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन समय समय पर बहुत आवश्यक है। इन्हीं वजहों से हमारा प्रजातंत्र और मजबूत होता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिलहाल कोई ऐसा आंदोलन ना हो, लेकिन ये एक आई ओपनर था। कैसे एक ऑनलाइन जॉब में शुरू हुआ मूवमेंट एक एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक पहुंच जाता है और सरकार को अपने घुटनों पर झुकाता भी है। थैंक यू।